हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज कुछ और आगे अकाउंटिंग टर्म्स की बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो इसमें 14 नंबर है, हमने 13 तक डिस्कस कर लिया था। 14 नंबर है लॉस। 14 नंबर में है लॉस। लॉस क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जब आपकी टोटल एक्सपेंस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जब आपकी क्या होता है जब क्या होती है कि टोटल आपकी एक्सपेंस यानी बिजनेस की टोटल एक्सपेंस वो ग्रेटर देन हो जाती है टोटल रेवेन्यू। लेट सपोज कि आपने पूरे साल भर में बिजनेस करी, उस पूरे साल भर के दौरान आपके सामान बेच के जिस चीज़ में आप डीलिंग करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि मेरी फर्नीचर की दुकान है तो मैं टेबल कुर्सियाँ या फर्नीचर बेच के 2 लाख पूरे साल भर में कमाया। लेकिन उस फर्नीचर को बेचने में और उसकी जो कॉस्ट आई, एक्चुअल कीमत प्रोडक्शन में और उसकी बेचने में, या चाहे मैं खरीद के बेचता हूँ या फिर उसको मैं बना के बेचता हूँ, तो उसको बेचने में और बनाने या खरीदने में जो मेरी खर्चा आई थी वो लेट सपोज मान के चलते हैं कि 2,20,000। तो यहाँ पास जो 20,000 हमारी जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गई। देखो टोटल एक्सपेंस भी 2,20,000 और टोटल रेवेन्यू मतलब अर्निंग हुई हमारी 2 लाख। तो इसमें जो 20,000 ये वाला है, ये हमारी ज़्यादा खर्चा हो गई। इस ज़्यादा जो खर्चा हो गई इसको ही बोलेंगे लॉस। कि हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो हमारी टोटल एक्सपेंस वो ज़्यादा हो गई टोटल रेवेन्यू से, तो जितना ज़्यादा हो गई वो हमारी लॉस होती है, ठीक है। तो लॉस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू। तो ये हमारी लॉस हो गई, सिंपल। अब लॉस का एक और अलग तरीके से मीनिंग निकल सकता है कि लेट सपोज कि हमारे फैक्ट्री में क्या लग गई, आग लग गई, फायर हो गई, ठीक है। आग लगी जिसके कारण हमारी 1 लाख की गुड्स जो है वो जल गई, 1 लाख की गुड्स जल गई, 1 लाख की सामान बर्बाद हो गया, ठीक है। तो उस केस में ये जो लॉस है वो लॉस बाय फायर। तो एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो लॉस होगा वो लॉस होगा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि लॉस फायर के थ्रू भी हो सकता है, थेफ्ट यानी कि चोरी, अगर चोरी हो गई, ठीक है। या फिर एक और बोल सकते हो जैसे कि एक्सीडेंट के चलते हमारा माल आ रहा था ट्रक में, जिसे ट्रक की एक्सीडेंट हो गई तो हमारी उस केस में हमारी जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट के कारण जो लॉस हुआ उसको बोलेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। ये सब भी एक टाइप का क्या है, लॉस ही है। इस टाइप का एक टाइप क्या है, लॉस ही है, ठीक है। लॉस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं परचेज। नेक्स्ट 15 नंबर हमारा परचेज। परचेस बहुत ही आसान टर्म है, ठीक है। तो परचेस का सिंपल मतलब समझते हैं कि परचेस मतलब क्या होता है कि खरीदना। क्या होता है, खरीदना। तो परचेस में हमें जो परचेस वर्ड है वो ओनली यूज होगा गुड्स के लिए, जिस चीज़ में हम डीलिंग करते हैं उस चीज़ की अगर खरीदारी करें, परचेस करें फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है। अभी खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए, तो उस टर्म को बोला जाएगा परचेस। कि भाई हम खरीदे हैं, क्या खरीदे, गुड्स खरीदे हैं बेचने के पर्पस से, उसको बोलेंगे परचेस। तो इसका सिंपल अगर बात करें तो 2 तरीके से हो सकता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर कोई कंपनी ऐसी जो मैन्युफैक्चर करती है तो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल जो खरीदेगी फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेगी और मटेरियल खरीदेगी ताकि उसको फिनिश गुड्स बना के बाद में उसको बेचा जा सके, राइट। ये फिनिश गुड्स बनाएगी रॉ मटेरियल से, फिनिश गुड्स बनाएगी फॉर क्या पर्पस के लिए, सेल पर्पस के लिए। तो ये जो रॉ मटेरियल खरीदी है, परचेस की है, इसी को बोलेंगे परचेस। अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है तो वो डायरेक्ट में मटेरियल खरीदेगी फॉर रीसेल पर्पस। वो क्या करेगी, डायरेक्टली मटेरियल खरीदेगी फॉर रीसेल पर्पस। तो उस केस में वो जो परचेस होगी गुड्स की उसी को बोलेंगे परचेस, वही हमारा परचेस होगा, सिंपल। ये मटेरियल डायरेक्ट परचेस करेगी, मटेरियल क्या करेगी, परचेस करेगी, खरीदेगी फॉर क्या करा, रीसेल के लिए। तो जो भी गुड्स रीसेल पर्पस के लिए खरीदा जाता है उसको बोलेंगे परचेस। परचेस कभी भी इंक्लूड नहीं होता है कोई भी एसेट खरीदने के लिए, एसेट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अगर कोई भी एसेट खरीद लेते हैं, जैसे बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, मशीनरी खरीद लेते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह खरीद लेते हैं, तो उस केस में हम उस जो एसेट खरीदे हैं उसको परचेस नहीं बोलेंगे। वहाँ पर डायरेक्टली एक अलग अकाउंट से रिकॉर्ड किया जाएगा उस एसेट के नाम से, सिंपल है। अब नेक्स्ट, तो परचेस क्लियर है कि हमेशा परचेस गुड्स के लिए ही इस्तेमाल करना है। लेट सपोज कि हमने फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर में हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, फर्नीचर खरीदी थी 2 लाख की,
2 लाख की फर्नीचर हमने खरीद ली थी, लेकिन क्या हुआ उसमें से 20,000 की फर्नीचर क्या हुई, खराब निकल गई। हमने देखा यहाँ के चेक किया तो 20,000 की फर्नीचर डैमेज है। तो जिससे खरीदा था उसको हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। तो जब कोई चीज़ आप खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, बेसिकली गुड्स, ओनली गुड्स, तो जब गुड्स खरीदते हैं तो उस केस में जब गुड्स ख़राब निकल जाता है या फिर लो क्वालिटी है या फिर एनीथिंग, कोई भी प्रोस्पेक्टस से आपको वो पसंद नहीं है, वो डैमेज है या जो भी रीज़न हुआ है, तो उसके कारण आप जिससे खरीदते हैं उसको रिटर्न कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। नया टर्म निकल के आता है परचेस रिटर्न, राइट। परचेस रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों, आउट मतलब बाहर, तो रिटर्न क्या करें, बाहर कर रहे हैं, बाहर जा रहा है। हमने परचेस किया था, लाया था फैक्ट्री में, हमने सामान लाया था, अब क्या करें उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, वापस भेज दे रहे हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा सेल। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स का मतलब सिंपल कि आप सामान बेच रहे हैं, तो सेल भी ओनली एंड ओनली गुड्स के लिए ही इस्तेमाल होगा। कि जब आप जिस चीज़ में डीलिंग कर रहे हैं, लेट सपोज फर्नीचर है, तो मैं फर्नीचर जब बेचता हूँ तो उस फर्नीचर को बेचने के लिए जब मैं बेचूंगा तो मैं सेल्स टर्म का इस्तेमाल करूंगा कि मेरा ये कितना क्या हो गई, सेल्स हो गई, राइट। सेल्स कभी भी एसेट के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं एसेट बेचूंगा तो एसेट के लिए जो सेल्स वर्ड है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब एसेट बिकेगी तो डायरेक्टली एसेट का नाम यूज किया जाएगा कि मैंने ये एसेट बेच दी, ठीक है। लेकिन जब गुड्स बेची जाएगी तो उस केस में हमें सेल वर्ड का इस्तेमाल करना है। अब इसमें और एक है कि जब आप कोई सर्विसेज रेंडर करेंगे तो उसके बदले जो आपको रेवेन्यू रिसीव होगी, जो आप सर्विसेज रेंडर करेंगे, सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बदले जो रेवेन्यू रिसीव होगी वो भी आपका सेल ही माना जाएगा, ठीक है। और जो सेल है वो 2 तरीके से हो सकता है, मतलब कि कैश भी होगा और क्रेडिट भी होगा। अगर मैंने फर्नीचर बेची और तुरंत हाथों हाथ पैसे ले लिए तो कैश सेल, ठीक है, कैश सेल्स। और मैंने फर्नीचर बेची लेकिन जो खरीदने वाला है वो बोला कि मैं आपको 2 दिन 4 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो मेरी होगी क्रेडिट सेल्स। उधार में सामान बेची उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने जिसको सामान बेची उसको सामान पसंद नहीं आया या फिर वहां जाके देखा तो वो डैमेज हो गई, ठीक है। तो उस केस में जब वो मेरे पास रिटर्न कर देगा, वापस मेरे पास वो रिटर्न कर देगा, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कि मैंने सेल करी थी लेकिन वो रिटर्न हो गया, ठीक है। इसका अनदर नेम क्या है, सेल्स रिटर्न का अनदर नेम देखते हैं कि इसका है रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड, क्लियर है कि रिटर्न तो हुआ लेकिन इन हो गया, वापस आ गया, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। तो ये छोटे छोटे चीज़ों को नोट डाउन करते चलना, मजा आएगा आगे। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म 17 नंबर में है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड भी, स्टॉक इन ट्रेड, जो भी है यही है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक क्या होता है कि आपने गुड्स खरीदी है फॉर रीसेल पर्पस के लिए, आपने गुड्स खरीदी है, गुड्स खरीद के गोडाउन में रख दी है रीसेल पर्पस के लिए, और जो गुड्स आपने नहीं बेच पाए और एंड में पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं स्टॉक। बात क्लियर है कि आपने क्या खरीदी है, गुड्स खरीदी है, ठीक है, गुड्स को क्या किया है, परचेस किया है फॉर रीसेल पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, रीसेल के लिए, और आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, और जो भी एंड में बच जाता है आप सेल नहीं कर पाते हैं तो वही हमारा स्टॉक है। स्टॉक भी 2 तरीके के होता है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। बात बराबर है कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, जब आपकी माल जो है वो बिगिनिंग में पड़ी होगी, जब ईयर शुरुआत किया, साल शुरुआत हुए, तो साल के शुरुआत में आपके पास जो भी माल पड़ा होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक आपका, ठीक है। बेचने के पर्पज से आपको पहले से पड़ा होगा माल, तो गोडाउन में पड़ा होगा बेचने के पर्पज से जो माल, वो है ओपनिंग स्टॉक। और लेट सपोज कि ओपनिंग में मेरा 10 फर्नीचर था, 10 फर्नीचर सोफा सेट जो भी है, 10 फर्नीचर मेरे थे बिगिनिंग में, और मैंने क्या किया, साल भर में यार 8 ही बेच पाए, 8 सेल हो गए, ठीक है। तो 2 जो बच गया, 2 यहाँ पर फर्नीचर जो भी है सोफा सेट या जो भी फर्नीचर है वो बच गया, तो ये मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक है कि माल पड़ा रह गया एंड में, ईयर के एंड में पड़ा रह गया, तो उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बराबर है, ओपनिंग क्या है, गुड्स खरीदा है पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, रीसेल के लिए, और वो 2 तरीके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग मतलब बिगिनिंग में पड़ा हुआ है साल की शुरुआत में, और क्लोजिंग मतलब साल के एंड में। 18 नंबर डिस्कस करते हैं इन्वेंटरी।
देखो इन्वेंट्री बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। इन्वेंट्री में क्या होता है, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री में देखो वो सब चीज़ें आ जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल होगा, फिनिश गुड्स होगा, जो गुड्स अभी बना भी नहीं है, आधा कंप्लीट हुआ है, उस गुड्स को भी इन्वेंट्री में डाला जाएगा, और जो स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे गोडाउन में वो भी इन्वेंट्री में आ जाएगा। तो इन्वेंट्री एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इन्वेंट्री के टाइप्स है, पहला इसके टाइप्स है इन्वेंट्री क्या चीज़ का, रॉ मटेरियल का, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप फाइनल गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है, और रॉ मटेरियल खरीद के आपने गोडाउन में रख दिया है, ठीक है। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो आपकी इन्वेंट्री है, किस चीज़ की, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल की, ठीक है। तो और नेक्स्ट इसकी टाइप से इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, नाम से पता चल रहा है अभी वर्क किस में है, प्रोग्रेस में है। वर्क अभी प्रोग्रेस मतलब कि मैंने जब रॉ मटेरियल को मशीन में डाला तो गुड्स आधा तैयार हो गए हैं, आधा तैयार भी नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी हमारा क्या है, स्टॉक है, लेकिन उसको बोलेंगे इन्वेंट्री किस चीज़ का है, वर्क इन प्रोग्रेस का। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स भी आ गए, और इन्वेंट्री में जो है वो फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कि भाई साहब जो गुड्स बन के तैयार हो गए हैं और गोडाउन में पड़ा हुआ है सेल पर्पस के लिए, वो भी हमारा क्या है, इन्वेंट्री है। तो जो गुड्स बन के रेडी हो गई है सेल पर्पस के लिए, गोडाउन में पड़ा हुआ है, लेकिन साल के एंड हो गया और साल में अभी तक वो सेल नहीं हो पाया, तो वो क्या है, इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की, राइट। और एक इसमें और आ जाता है कि इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो अभी हमने स्टॉक डिस्कस किया था वही वाला है, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि भाई साहब हमने माल परचेस करी है रीसेल पर्पस के लिए, तो वो भी क्या है, इन्वेंट्री है। स्टॉक एक छोटा टर्म है जो कि इन्वेंट्री के अंदर आ जाता है। इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर ये चारों चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग हम डिस्कस करते हैं, 19 नंबर में है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भाई बहुत ही सिंपल है, कि मुझे जिससे पैसा मिलना है, मैंने किसी को सामान बेची है जिससे मुझे पैसा रिसीव होना है, रिसीवेबल मतलब रिसीव होना है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल का सिंपल मतलब कि अमाउंट जिससे क्या होना है, हमें रिसीव होना है ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेंडरिंग सर्विसेज, जिसको मैंने सामान बेचा है, जिसको मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है ओनली गुड्स के पर्पज़ के हिसाब से, ठीक है, जिसको मैंने गुड्स सेल करी है और जिसको मैंने सर्विसेज रेंडर करी है, उससे जो मुझे अमाउंट रिसीव होना है उसको बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती है, टेढ़ा कैसे हो गया, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती है, इसमें पहला है डेटर, लिखते हैं डेप्टर लेकिन पढ़ते हैं डेटर, राइट। और एक है ये बिल्स रिसीवेबल। देखो डेटर क्या है, डेटर वो पर्सन है जिससे हमें क्या करना है, रिसीव होना है। लेट सपोज कि एक पर्सन है जिसको मैंने सामान बेची थी, उधार में सामान बेची थी, इस पर्सन को उधार में सामान क्या करी थी, बेची थी, तो उससे मुझे क्या करना है, 10,000 रुपये रिसीव होने हैं। लेट सपोज 10,000 की सामान बेची थी, 10,000 रिसीव होना है, वो तुरंत पैसे नहीं दिया था, तो जो पर्सन है उसको बोलेंगे डेटर, जिसको मैंने उधार में सामान बेची है और उससे मुझे पैसा लेना है, तो वो हमारे लिए क्या है, डेटर है एज अ फॉर्म के लिए। बिल्स रिसीवेबल अभी नॉर्मल समझ लो कि बिल्स रिसीवेबल का एक ऐसा बिल है, ठीक है, ये एक ऐसा बिल है जो शो करेगा हमें कि हमें पैसा मिलना है, किसी पर्सन से पैसा मिलना है, कितना मिलना है और कितने समय के बाद मिलना है, वो टोटली क्या रहेगा कि इसमें मेंशन रहेगा। बिल्स रिसीवेबल है वो एक तरीका का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, इसका एक अलग से कंप्लीट चैप्टर है। बेसिक फिलहाल अभी समझ लो कि एक ऐसा बिल जिससे ये शो करेगा कि हमें कितना अमाउंट रिसीव होना है और किससे रिसीव होना है, ठीक है, और कितने समय के बाद रिसीव होना है, तो वो जो है बिल है उसी को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रेड पेएबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल है वैसे ही ट्रेड पेएबल भी है। 20 नंबर में ट्रेड पेएबल, पेबल का क्या करना है, मतलब हमें पे करना है, हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है, ठीक है। तो लेट सपोज कि हमने क्या करी, उधार में सामान खरीदी है, उधार में गुड्स खरीदी है या फिर सर्विसेज ली है, तो उसके बदले में हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा ना भाई, कि हम फ्री में थोड़ी उसको गुड्स को खरीद लिए या फिर सर्विसेज ले लिए।
आप किसी से कोचिंग कर रहे हो तो उसको आप ट्यूशन फी देंगे ना, ठीक है। तो वो क्या आपके लिए क्या है, पेबल, ट्रेड पेबल। तो बिजनेस ने गुड्स खरीदी है या सर्विसेज ली है तो उसके बदले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो क्या है, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल में भी क्या है, दो कैटेगरी है। एक है क्रेडिटर, जैसे डेटर था जिससे पैसा मिलना था, वैसे क्रेडिटर है जिसको पैसा देना है, और एक है बिल्स पेबल। सिंपल। क्रेडिटर्स क्या है, वो पर्सन, लेट सपोज कि एक इंसान है जिससे मैंने क्या खरीदा है 10,000 का गुड्स खरीदा है, ठीक। अब गुड्स खरीदा है तो तुरंत पेमेंट नहीं की, उसको बोला कि भाई कुछ दिन समय दे दे, 10 दिन के बाद मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा, 10 दिन के बाद मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। तो जो टाइम पीरियड है 10 दिन के बाद पेमेंट करना है, किसको, इस इंसान को पेमेंट करना है, तो ये इंसान मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर का सिंपल, जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा है और मुझे इसको पेमेंट करना है। और बिल्स पेबल भी एक क्या है, बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल है जिसमें लिखा है कि भाई साहब मुझे पेमेंट करनी है, कितना अमाउंट करनी है, कितना अमाउंट का पेमेंट करनी है और कितने दिन के बाद करनी है। सिंपल। बिल ऑफ एक्सचेंज ए बिल्स पेबल है, राइट। बिल जो शो कर रहा है। ट्रेड पेबल क्लियर है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आगे बढ़ते हैं, गुड्स। ये गुड्स क्या होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। गुड्स में वो सारे चीज़ आ जाते हैं जो आपने क्या करी है, परचेस करी है फॉर रीसेल पर्पस। आपका पर्पस क्या है, रीसेल है। मेनली जिस चीज़ में आप डील करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। बिजनेस किस चीज़ में वर्क करती है, जैसे कि आप मान लो आप क्या है, फर्नीचर में डीलिंग करते हैं, आपकी जो शॉप है वो फर्नीचर वगैरह है, कुर्सी टेबल और जो भी ये सब में डीलिंग करते हैं। तो आपके लिए गुड्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदे, यानी कि वो टेबल कुर्सी वगैरह, वो आपके लिए क्या है, गुड्स है, ठीक है। और जैसे कि मान लो किसी की ज्वेलरी की शॉप है, तो वो ज्वेलरी जितने भी उस शॉप में होंगे रीसेल पर्पस के लिए जो खरीदा गया होगा वो आपका क्या है, गुड्स है, ठीक है। ये रही गुड्स, जिसमें आप बिजनेस क्या करते हैं, डील करती है। आप स्टेशनरी में डीलिंग करते हैं तो जितने भी स्टेशनरी की सामान है आपकी दुकान में वो क्या है, गुड्स है आपके लिए। सिंपल है। जो रीसेल पर्पस के लिए आपके दुकान में पड़ी हुई है वो हमारा क्या है, गुड्स है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करते हैं, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो आपने सुना ही होगा, जब भी दुकान में जाते हो, भैया थोड़ा डिस्काउंट कीजिएगा, कोई भी सामान लेने गए डिस्काउंट कीजिए ना। डिस्काउंट क्या होती है, छूट होती है जो सेलर के द्वारा बायर को दी जाती है। जैसे कि आपने अगर 100 रुपये की कोई सामान खरीदी, उसमें आपको दुकानदार ने क्या खरीदी, 10 रुपये का आपका छोड़ दिया, तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 90 रुपीज़। तो ये 10 रुपये छोड़ दिया, यही आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, राइट। यह रिबेट क्या है, ये जो क्या है, बेनिफिट जो है वो दिया जाता है सेलर के द्वारा बायर को, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकता है, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट, राइट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, जब क्या करती है, सेलर डिस्काउंट अलाउ करती है कस्टमर को। सेलर क्या कहते हैं, डिस्काउंट देती है कस्टमर को एट अ फिक्स्ड परसेंटेज गुड्स की मेन प्राइस पर। गुड्स की जितनी मेन प्राइस है उस पर जो डिस्काउंट देता है फिक्स्ड परसेंटेज से डिस्काउंट कस्टमर को, तो उसको बोला जाएगा कि आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये रही हमारे ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो इमीडिएट पेमेंट के लिए या फिर तुरंत पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे कि आपने क्या करा, आपने 1,000 का सामान खरीदा, ठीक है, आप बोलेंगे कि मैं 10 दिन के बाद पेमेंट करता हूँ। तो सेलर ने क्या कहा कि अगर आप अभी पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 10% का क्या कर दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। तो अभी पेमेंट करने के लिए या फिर जस्ट बोलेगा कि 10 दिन के बाद देने की बात करना, आप 1 दिन के बाद दे दीजिए, मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो इस टाइप से क्या हो रहा है कि इमीडिएट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। बात क्लियर है। और कैश डिस्काउंट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स में। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बात सिंपल है। डिस्काउंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा 23 नंबर जो हमारा है जीएसटी। नाम तो आपने सुना ही होगा, अरे नाम तो आपने सुना ही होगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं होता था तो अलग अलग टाइप के टैक्स लगते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। अब जीएसटी के आने से वेरियस टाइप्स की जो टैक्सेस है, तो वेरियस टाइप की जो टैक्सेस है जैसे कि सेल्स टैक्स, ये वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी,
ठीक है। तो ये सब टैक्सेस को क्या कर दिया गया है, एक ही टैक्स में मर्ज कर दिया गया है, जिसको बोला गया है जीएसटी, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जितने भी फालतू के अलग अलग टैक्स लगते हैं उस टैक्स को सबको मर्ज कर दे, एक ही में मर्ज कर दिया गया है, एक ही में, जिसको बोलेंगे जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेस, पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स। लेट सपोज कि आपने 1000 की गुड्स खरीदी, ठीक है, तो 1000 गुड्स में क्या आपकी जीएसटी भी इंक्लूड होगी, उसमें आप जीएसटी के साथ पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, मतलब कलेक्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ सेल, कि जब आप कोई सेल करेंगे तो जीएसटी लगा के सेल करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जीएसटी जब पे करी जाएगी तो परचेस के समय जीएसटी की अमाउंट कलेक्ट करी जाएगी सेल के दौरान। अब कुछ और अदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देख लेते हैं, सिंपल सिंपल से है। नेक्स्ट जो हमारा है एंट्री, 24 नंबर में एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन, जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई, तो उसको जब फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसी को बोला जाता है एंट्री। कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर इवेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं एंट्री, राइट। एंट्री समझ में आ गई, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है 25 नंबर में हमारी बैड डेट। बैड डेट, डेप्ट नहीं, डेट, बैड डेट। जैसे कि इसको समझते हैं, लेट सपोज कि एक ये पर्सन है, छोटा कैसे बन जाता है, एक पर्सन है जिसको मैंने क्या करी थी, सामान बेची थी, जिसको मैंने सेल करी थी 10,000 की। अब ये बोला कि भाई 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो ठीक है। अब पता चला कि 1 महीने में ये फरार हो गया अमेरिका, 1 महीने के अंदर ही फरार हो गया अमेरिका। अब वो कब आएगा कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि अब इस पर्सन से मुझे 10,000 रिकवर नहीं होने वाला है, रिकवर नहीं होने वाला है, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये हो गया जो 10,000 ये हो गया, ये हमारे लिए बैड डेट हो गया। बैड डेट, पैसा डूब गया, इरिकवरेबल, अब ये रिकवर नहीं हो सकता, इसको बोलेंगे बैड डेट, ठीक है। ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। नेक्स्ट टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होती है कि कोई भी पर्सन या फिर इंटरप्राइज यानी कि बिजनेस, कोई भी पर्सन और एंटरप्राइज इस पोजीशन में नहीं है कि ये अपने उधार को पेमेंट कर सके। लेट सपोज कि ये एक इंसान है, ठीक है, जो कि ये 1 लाख बैंक से लोन लेके रखा था, लेकिन ये अभी इस पोजीशन में नहीं है कि इसके पास कुछ है नहीं है, सब बिक गया, सब कंगाल हो गया, पूरा खत्म। ये इंसान के पास अभी फुट्टी कौड़ी नहीं है, तो 1 लाख ये पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है, तो ये बोलेंगे कि ये पर्सन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। वैसे भी कोई एंटरप्राइज जब ये अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं होती है, डेट की पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं होती है, तो उस केस में बोला जाएगा कि ये पर्सन या फिर ये एंटरप्राइज क्या है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टोर। बहुत ही बढ़िया टर्म है स्टोर। स्टोर क्या होता है कि आप मटेरियल इंटरप्राइज के पास है, कि जो भी मटेरियल एंटरप्राइज के पास है, गोडाउन में पड़ा हुआ है, लेकिन वो सेल पर्पस के लिए नहीं है, पर्सनल कंजप्शन के लिए है, खुद के कंजप्शन के लिए है, ठीक है, सेल पर्पस के लिए नहीं है। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके जो ऑयल पड़े होंगे मशीन में डालने के लिए, लुब्रिकेंट्स जो भी है, लुब्रिकेंट्स, और जो छोटे छोटे पार्ट हैं, पैकिंग मटेरियल, ठीक है, पैकिंग मटेरियल है, तो ये सब क्या है, वो खुद के कंजप्शन करेगा, ना कि इसी को सेल कर देगा। ये सेल नहीं होगा, ये गुड्स को बनाने में कंजप्शन होगा, राइट। तो ये बोलेंगे स्टोर, कि मटेरियल तो है लेकिन रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, ये किस पर्पस के लिए है, कंजप्शन के लिए, कंजप्शन के लिए है। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 28 नंबर में हमारा है रिवेन्यू। रिवेन्यू का सिंपल मतलब क्या है कि ये जो इनकम होती है वो रेगुलर बेसिस पर होती है, ये जो इनकम है वो रेगुलर बेसिस पर होती है, बिजनेस में डेली डेली होती रहती है। जैसे कि आपने गुड्स को सेल करा, गुड्स को क्या करा, सेल करा, तो उससे जो आपकी कमाई हुई वो आपकी रिवेन्यू हो गई, ठीक है। आपने रेंट रिसीव किया, आपने कमीशन रिसीव किया, ठीक है, आपने सैलरी रिसीव की, ठीक है, आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले आपको जो रिसीव हुआ और जो अमाउंट रिसीव हुआ उसको बोलेंगे रेवेन्यू। मतलब ये डेली डेली बेसिस पर होती रहती है और जनरली छोटे अमाउंट की होती है रिवेन्यू, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता रहता है, तो ये रिवेन्यू हो गई।
बात क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 नंबर, जो कि हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है भाई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है कि रेवेन्यू तो हो रही है बिजनेस को, लेकिन ऑपरेशन से बिजनेस जिस चीज में डीलिंग कर रहे हैं, जिस चीज में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, उस चीज से होने वाले रेवेन्यू को बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कि आपने गुड्स को सेल करा, गुड्स क्या करी, सेल कर दी, तो उससे जो आपकी इनकम है उसको बोलेंगे रेवेन्यू। आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी, सर्विसेज आपने क्या करी, रेंडर करी, तो उससे जो आपकी जो इनकम है उसको बोलेंगे रेवेन्यू। क्लियर है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो बिजनेस ऑपरेट कर रही है, तो उस ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आने वाला है उसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट है 30 नंबर, एंटिटी। तो बिजनेस में बेसिकली एंटिटी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एंटिटी क्या होता है, उस फर्म को रिप्रेजेंट करती है, उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है जो कि बनाई गई है प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग गुड्स, बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। ठीक है, गुड्स वो इकोनॉमिक यूनिट है, वो इकोनॉमिक यूनिट है जो कि अर्निंग करती है, जो कि बेसिकली पर्पस क्या है, अर्निंग करना, पैसा कमाना है भाई, पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। और पैसा कैसे कमाएगा, या तो सर्विसेज प्रोवाइड करके या फिर गुड्स को सेल करके, गुड्स को क्या करके, सेल करके। बात क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल लो, ये हमारे हीरो, हीरो जो कंपनी है वो एंटिटी है, ठीक है। मारुति सुजुकी कार देखी होगी मारुति की आपने, एलजी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। तो ये सब क्या है, एंटिटी के एग्जाम्पल है। और बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी कंपनीज वगैरह है वो सब एक क्या है, एंटिटी है, इकोनॉमिक यूनिट है जो कि प्रॉफिट अर्निंग करती है, इनकम के पर्पज से बनाई गई है, राइट। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, 2-3 टर्म्स जो कि देख लेते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट जो है हमारा है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है कि लाइव स्टॉक ये 2 वर्ड से बना है, एक लाइव एक स्टॉक। स्टॉक है आपके पास लेकिन जिंदा, जिंदा स्टॉक है। लाइव स्टॉक क्या है, जिंदा है। जैसे कि आपकी एग्जांपल की बात करें तो डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, हॉर्सेस वगैरह हो गए, इसके अंदर यहाँ डोमेस्टिक एनिमल्स में हॉर्सेस, ये जो एग्जांपल है ये लाइव स्टॉक एग्जांपल है। लाइव स्टॉक जो आपकी बिजनेस में जीवित है, जो स्टॉक। नेक्स्ट है हमारा टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि आपकी टोटल सेल्स एक पर्टिकुलर पीरियड की, लेट सपोज कि मैंने 1 ईयर सेल करी, टोटल 1 ईयर मैंने क्या किया, गुड्स को सेल किया। तो 1 साल गुड्स बेचने के बाद जितना भी मेरी पैसा आया, जितना भी मेरा इनकम हुआ उस बेचने से, गुड्स को बेचने से, 1 साल में मैंने बेचा, 1 साल के दौरान जितना भी उससे कलेक्शन हुई उसी को बोला जाएगा टर्नओवर। कि आपकी यार टोटल सेल्स 1 साल में जितने भी मैंने टोटल सेल, टोटल सेल्स को ही बोलेंगे टर्नओवर। और नेक्स्ट बस लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लेट सपोज आपके बैंक में पड़ा हुआ है, लेट सपोज आपके बैंक में 10,000 पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस 10,000 को बैंक में पड़े पड़े क्या होता है, देखो बैंक में बहुत ही कम रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। तो आपने सोचा कि मुझे ज़्यादा रिटर्न कमाना है, तो इस 10,000 को मैं दूसरे कंपनी में लगा देता हूँ, दूसरे कंपनी के डिबेंचर खरीद लेता हूँ, दूसरे कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो उस केस में जब आप पैसा कहीं लगा देते हैं, कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम आई जिसमें आप पैसा लगा दिए, जिसके कारण आपको अर्निंग इंक्रीज हो जाए, ठीक है। आपको रिटर्न अर्निंग के पर्पस के लिए इस 10,000 को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। किसके लिए, रिटर्न के लिए, रिटर्न अर्निंग, अर्निंग रिटर्न। आप अर्निंग के लिए आपने क्या किया, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अर्निंग रिटर्न के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर दिए 10,000 को, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, कि जिसके थ्रू आपको फ्यूचर में क्या मिलेगी, बेनिफिट मिलेगी, आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये रही इन्वेस्टमेंट हमारी। तो ये रही हमारी कंप्लीट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।